नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 7 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस वक्त की सबसे अहम खबर, ईरान के करीब मौजूद है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक सुना आपने, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान के करीब मौजूद है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। देखिए, इस समय डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में है, अंकारा में मौजूद है। दरअसल 7 और 8 जुलाई को नेटो का 36वां शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, अंकारा में, तुर्की में। अब देखिए, तुर्की और ईरान की सीमा लगी हुई है, करीब 500 किलोमीटर की सीमा है ईरान और तुर्की के बीच। और अगर आप डिस्टेंस की बात करें, अगर आप तेहरान से ही बात कर लें, तुर्की की अंकारा के डिस्टेंस की बात करें, तो शायद 1400-1500 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो इस वक्त बेहद कम दूरी पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है, तेहरान के। वो तेहरान जहां पर इस समय करोड़ों लोग जमा हैं और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप के नारे लगा रहे हैं। यानी अगर थोड़ा और जोर से आवाज लगाए तो तुर्की तक ये आवाज पहुंच जाएगी, अंकारा तक आवाज पहुंच जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में बैठे बैठे तेहरान की तस्वीरें देख के हैरान थे, जमीन खिसक गई उनके पैरों तले कि 2 करोड़ लोग एक साथ खामने साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ कमेंट आते हैं मेरे वीडियो में। एक शख्स ने कमेंट किया कि सपने में भी डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं सोच सकता कि कोई इसकी ऐसी इज्जत करेगा। बिल्कुल सही कहा। जो कमेंट जिस भाई साहब का था, मैं नाम भूल गया ये, लेकिन बात बिल्कुल सही है। ऐसी इज्जत तो छोड़िए, इसकी 1% इज्जत भी नसीब ना हो। तो अब देखिए, कहानी ये है कि तुर्की में जो है वो नेटो का शिखर सम्मेलन हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर मौजूद हैं, इसमें शिरकत करेंगे। कई देश के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। देखिए, अब खबर बताएं आपको। Trump's trip will be brief. He is expected to leave the White House Monday night and return to the US on Wednesday evening. यानी वो सोमवार को निकले और बुधवार को ही जो है वो वापस पहुंच जाएंगे। While in Turkey, the president is expected to take part in bilateral meeting with Turkish president and Ukrainian president Vladimir Zelensky and participate in a number of working sessions. वो वहाँ पर एर्दोगान से मिलेंगे, जेलेंस्की से मिलेंगे, लेकिन सब कार्यक्रम फटाफट किए जा रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़े और चंद घंटों में ही सब कुछ निपटा के जो है वो वापस निकल जाना चाहते हैं। ये है खौफ, ईरान का खौफ, ईरान की मिसाइल्स का खौफ। वही मिसाइल्स जिसने 16-17 बेस जला डाले अमेरिका के, वही मिसाइल्स जिसने F-35 गिरा दिया, वही मिसाइल्स जिसने हॉर्मुज में घुटने पर ला दिया, वही मिसाइल्स जिसने नेतन्याहू के सारे सपने चूर चूर कर दिए, वही मिसाइल्स जो ट्रंप सपने देख रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होगा। आज देखिए हाल कैसा है। ईरान का बच्चा अली खामेनी साहब के साथ खड़ा हुआ, और मैंने तो ऐसा फ्यूनरल नहीं देखा आज तक। आपने देखा होगा, कभी याद आ रही है तो बताइए कोई नेता। अच्छा, एक कल, चलिए पहले खबर निपटा लें हम। ये जो फ्यूनरल की तस्वीरें आई हैं, ऐसी तस्वीरें आप देखिए, कहीं आपको कभी किसी नेता के फ्यूनरल में ऐसी तस्वीरें दिखाई दी? रातों को सड़कों पर लोग जमा हैं, वो सिर्फ उस कॉफिन को देखना चाहते हैं, उस ताबूत को देखना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं एक बार। और जिस कॉफिन में, जिस आइस एक केज था, बॉक्स था जिसमें रखा गया था अली खामेनी साहब का शव, अब वहाँ से हटा दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वो खाली जो बक्सा है वो वहाँ पर रखा हुआ है। लोग आते हैं, उसको भी छू के जा रहे हैं, उसको भी छू के अपने सीने पर हाथ लगा रहे हैं। ये थे अली खामेनी साहब, कोई सोच भी नहीं सकता। अब देखिए, इन हालात में नेटो का बड़ा अहम बैठक है, और उसमें एक तो बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को जो जेट इंजन बेचने की डील है 6,600 करोड़ की, इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस तैयार नहीं है, अमेरिका की संसद इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर साइन कर दिए। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो खाड़ी देश है, हम पहले भी इस पर मैं बात बता चुका हूँ, कई खाड़ी देशों से तेजी के साथ अमेरिका अपने बेसेस शिफ्ट कर रहा है इजराइल। यानी आप देखिए असल में हो क्या रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो है समीकरण को पलट कर रख दिया है, और अरब देश इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अमेरिका अब हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। ये बात साफ हो चुकी है। अमेरिका का जो एक धाक चलती थी अरब देशों में, वो हवा हवाई हो गई। देखिए, सऊदी अरब ने अपना डेलीगेशन भेज दिया ईरान।
जबकि आप देखें कि अमेरिका की तरफ से लाख कोशिश की गई। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, बताया जाता है, ऐसा ईरान दावा कर रहा है कि उनकी तरफ से एक मिशन चलाया गया, कई अरब देशों को फ़ोन किया गया कि भाई आप खामेनी की फ्यूनरल में अपना डेलीगेशन मत भेजिएगा। लेकिन इस सब के बावजूद जो है सऊदी ने भेज दिया, कतर ने भेज दिया, कई अरब देशों ने, और कई क्या बल्कि 120 से ज़्यादा देश शामिल हुए हैं खामेनी साहब के फ्यूनरल में डेलीगेशन भेजा है। 120 से ज़्यादा देश, अंदाज लगाइए आप। 3 देश जो है नहीं गए, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई नहीं गया, बहरीन नहीं गया, कुवैत नहीं गया, ये अमेरिका के दबाव में थे इसलिए नहीं गए। और देखिए भाई कई सारे देश ऐसे थे जिनको इनविटेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा। लेकिन ये तीन देश नहीं गए, यूएई नहीं गया, बहरीन नहीं गया, कुवैत नहीं गया। ये बता रहा है कि ये तीनों देश जो है वो अमेरिका के प्रभाव में है, और यही वो वजह थी जिसके कारण ये तीनों देशों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए इस 40 दिन की जंग के दौरान। क्योंकि यहाँ पर डील्स है अमेरिका के साथ, फाइटर जेट्स ने यहाँ से टेक ऑफ किया, अमेरिकी हथियार यहाँ पे उतर रहे थे, अमेरिकी फाइटर जेट्स यहाँ पर उतर रहे थे। यही वजह थी कि इन तीनों को ईरान की मिसाइल्स ने निशाना बनाया। हालांकि ईरान बार बार ये कहता रहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहे हैं, और आप अगर अमेरिका की मदद करेंगे तो आप हमारे निशाने पर होंगे। ये बात ईरान की तरफ से हमेशा हर कदम पर साफ की गई। अब देखिए इस बीच जो हालात हैं कि एक तो अरब देश ये समझ चुके हैं कि भाई अमेरिका हमारी जो है रक्षा नहीं कर सकता, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अरब देश जो हैं वो अमेरिका के लिए कुछ खास नहीं कर सकते। यानी अगर ईरान से जंग करनी होगी तो अरब देश कोई खास मदद नहीं कर सकते। अब आप देखिए क्या हो सकता है। पहली बात तो जहाँ तक सऊदी की बात है, मैं आपको बताऊँ, सऊदी ने डेवलपमेंट्स जो बताते हैं, अंदर की स्टोरीज जो बता रही है वो कि सऊदी और ईरान के रिलेशनशिप भले कैसे भी हों, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करें। उसकी वजह यह है, 2-3 वजह हैं उसकी। पहली वजह तो यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस सऊदी के, वो एक जो बड़ा प्लान लेके चलते हैं सऊदी के 2030 का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्लान लेके चलते हैं। अगर ये जंग जारी रही तो वो तो गया तेल लेने, वो फेल हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। दूसरी बात जो है, सऊदी इस बात को अच्छी तरह से ये भी समझ चुका है कि ईरान का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, और अली खामेनी साहब के असैसिनेशन के बाद तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और अब जब 2 करोड़ लोग एक साथ नारे लगा रहे हैं, उसके बाद वो MOU का क्या होगा भूल जाइए उसको। वो जो MOU 14 पॉइंट वाला शामिल है, वो ईरान के तेहरान के इस आक्रोश के आगे कागज का एक टुकड़ा साबित होने जा रहा है बस। ऐसा भयंकर गुस्सा अगर आप वीडियोस देखते हो वहाँ के, जो तेहरान से आ रहे हैं, जो ईरान से आ रहे हैं, 2 करोड़ लोग अगर एक साथ नारे लगाएं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप, डेथ टू नेतन्याहू, तो आप सोचिए उस देश में, उस मुल्क में कितनी मोहब्बत थी अली खामेनी साहब के लिए, अपने सुप्रीम लीडर के लिए। और जब उनकी 14 महीने की जो ग्रैंड डॉटर का ताबूत सामने आया, पूरा ईरान आंसुओं से और आक्रोश से सराबोर है इस समय। और इसीलिए इस बात को भांप रहा है, इजराइल भी देख रहा है इसको बैठे बैठे, इस गुस्से को इजराइल भी देख रहा है, इस गुस्से को डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं, जेडी वेंस भी समझ रहे हैं। इसीलिए जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, जेडी वेंस का बयान आया उपराष्ट्रपति का कि भाई अगर ईरान ने MOU का पालन नहीं किया तो जो है उसका अंजाम बुरा होगा। यानी जेडी वेंस को भी ये लगने लग गया है कि ये जो बवंडर उठ रहा है ईरान से, गुस्से का बवंडर, ये सब कुछ जलाकर राख कर देगा। और अब सबको शक है कि ईरान की, देखिए ईरान की तरफ से बड़ा स्पष्ट संकेत है, ईरान की सेना की तरफ से और सुप्रीम लीडर नए जो है मुस्तफा खामेनी, उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला लेगी वो ईरान की जनता लेगी। अगर ईरान की जनता नहीं चाहती MOU तो साइन MOU नहीं होगा, शर्ते डील पे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। एक ग्रुप है ईरान में कुछ नेताओं का जो शायद, देखिए देशभक्त वो भी हैं और वो लेकिन डील करके आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद वो ये सोचते होंगे कि ईरान में शांति आए, लोगों को रोज़गार मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इस तरह की बातें कुछ गुट के मन में हो सकती हैं। कुछ नेता हैं जो थोड़े सॉफ्ट रुख रखते हैं डील को लेकर। लेकिन ईरान की जनता का मूड इस समय क्या है वो आप देख सकते हैं उन नारों में, उन लाल झंडों में और वो स्लोगन्स जो लिखे हुए हैं उसमें। तो ऐसे हालात में देखिए जेडी वेंस को भी ये लग रहा है कि अब MOU तो गड़बड़ है भाई। डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और अगर जो है MOU पे बात नहीं बनी तो फिर से हमले होंगे। अब ऐसी हालात में जेडी वेंस को भी डर सता रहा है कि भाई MOU तो गया, ट्रंप को भी सता रहा है कि MOU गया, अरब देश अमेरिका की मदद नहीं कर सकते, अमेरिका अरब की मदद नहीं कर सकता, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर तुर्की से यारी बढ़ाई जाए।
समझ रहे हो आप इस बात को? ये जो 6,600 करोड़ की जो जेट इंजन की डील है, ये इसीलिए है कि शायद तुर्की को अपने फेवर में किया जाए, अपने बेसिस इजराइल शिफ्ट कर लिए जाए, ताकि अगली बार जब मिसाइल गिरे तो भाई इजराइल में जो है वो सब जगह डिफेंस सिस्टम ना लगाना पड़ेगा। नहीं तो जॉर्डन में भी लगाना पड़ रहा है, कुवैत में भी लगाना पड़ रहा है, बहरीन में भी लगाना पड़ रहा है, सऊदी में भी लगाना पड़ रहा है, यूएई में भी लगाना पड़ रहा है, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। पेट्रियट भी धरा का धरा, थार्ड भी धड़ा का धरा, और जब गिरी कुर्रम शहर और फतेह तो कोई कुछ नहीं कर पाया। तो अब ये खर्चा भी बड़ा हो गया साहब, बेसिस भी जल गए, खर्चा भी भयंकर हो गया, और वो बहरीन में 5th फ्लीट का ऑफिस है वो फिर से पूरा बनाया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जाएगा, इतना नुकसान हो गया उसका। तो अब क्या है कि बेसिस शिफ्ट किए जा रहे हैं इसराइल के, भाई इसराइल में ही रहते हैं वहीं सही रहेगा, तो सैनिक भी वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वो सब बेसिस जो है हटाए जा रहे हैं। हकीकत ये है उसके पीछे की। यानी आप देखिए अरब अमेरिका के रिलेशन भी बदल रहे हैं, ईरान की अरब देशों के साथ भी जो है रिलेशन बदल रहे हैं। कुछ देश स्वीकार कर चुके हैं कि भैया बॉस ईरान इज़ द बॉस, बात खत्म हो गई। 100 बात की एक बात यह है, 40 दिन अगर आपको जरा भी देखिए, कई मेरे दर्शक ये कहते हैं कि भाई जीत तो अमेरिका की हुई है, ऐसा वैसा इस तरह के बयान आते। 40 दिन की जंग के बाद ही ये तय हो गया था कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये जंग हार चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो है टॉम हॉक मिसाइल्स, और पता नहीं कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन कौन से जहाज़ हैं, जिसमें लॉन्ड्री में आग लग गई थी, कौन सा था वो तो मैं नाम भी भूल गया। तो वो जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें क्या था उसका नाम, जो भी होगा, तो वो आग लग गई थी उसमें, तो वो भाग पड़ा वापस। तो ये तो हाल है, एयरक्राफ्ट कैरियर तो बच नहीं पा रहा है, कह रहे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ वो तो बच नहीं पाया, आग लगी निकल लिया वो। तो आप ये जो हथियारों के जानकार हैं, है ना, वो ये इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री हार हुई है भयंकर। और वो चाइना वाली बात आप देखेंगे, चाइना ने जितने हमले अमेरिका ने किए, F-35 जेट टेक ऑफ करता है, कितनी देर में हमले करता है, कौन सी मिसाइल्स दागता है, कितनी देर में पलट के वापस आता है, उसे कैसे गिरा जाए, वो चाइना और रशिया ने उसकी पूरी रिसर्च कर डाली है कि अगर भविष्य में कभी सीधी जंग होगी तो कैसे अमेरिका को निपटाया जाए। वो खतरा एक अलग पड़ गया है। तो देखिए इसमें जो है हर लेवल पर बड़ी हार हुई है अमेरिका की, और इसीलिए वो नए F-35 जेट्स बनाने के ऑर्डर दे दिए गए। F-16 और F-35 की नए बनाओ भैया, बहुत गिर गए। अब ऐसे में जो है वो तुर्की पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अब नेटो, अब देखिए नेटो के साथ भी जो बात है उसमें मुख्य मुद्दा क्या है, उसमें मुख्य मुद्दा ये है, मैट वाइट टेकर जो है ये यूएस एम्बेसडर टू नेटो है, मतलब अमेरिका के एम्बेसडर हैं नेटो में, इनकी तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। ही सेड दैट द समिट विल मेजर द प्रोग्रेस ऑफ नेटो एलाइज कमिटमेंट टू स्पेंड 5% ऑफ देयर जीडीपी ऑन डिफेंस। अमेरिका के एम्बेसडर जो नाटो में हैं, वाइट टेकर, वो ये कह रहे हैं, मैट वाइट टेकर, कि इस समिट में हम इस बात को देखेंगे कि नेटो के जितने सदस्य हैं वो अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस में खर्च करते हैं कि नहीं, और जो देश नहीं करते हैं उन पर दबाव डाला जाएगा कि भैया खर्च करो। यानी हकीकत ये है, ये वॉर, कई देश ऐसे हैं जो कभी नहीं चाहते कि जंग का अंत हो। अगर जंग का अंत हो जाएगा तो हथियार बिकने बंद हो जाएंगे, हथियार बिकने बंद हो जाएंगे, कई देशों की इकॉनमी चलनी बंद हो जाएगी। इतनी बात तो आप समझते हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट ये राय रखते हैं। तो कई देश ये चाहते हैं कि वॉर ख़त्म ही ना हो, वो हमेशा चलता रहे, कम ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक होता रहे। शेयर मार्केट ऊपर नीचे आप करते रहिए, जब ज़रूरत पड़ी तो मिसाइल दाग दी, जब ज़रूरत पड़ी तो डील कर ली। ये खेल चल रहा है। इसीलिए अली खामेनी साहब कहते थे बात ही मत करो साहब इनसे। आज आप देख लो, अली खामेनी साहब मुझसे कल एक दर्शक ने पूछा, एक कमेंट आया कि मैं पिछले 1.5 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, आप अली खामेनी साहब का इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हो, उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? तो इसका सही जवाब भाई मुझे भी नहीं पता। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी कई बार इस बात को लेकर हैरान होता हूँ कि देखिए कई बार होता है आप कुछ लोगों को से प्रभावित होते हैं, आप उनके संपर्क में भले ना भी आएँ डायरेक्ट, लेकिन उनके विचारों से, उनकी बातों से आप प्रभावित होते हैं। और आप देखिए कई सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं अली खामेनी साहब की। आप वर्तमान में जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स या पिछली पूरी शताब्दी के वर्ल्ड लीडर्स देखिए, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग किस लीडर की है? आप देखिए जरा, आप ईरान पर नज़र डालिए, आप दुनिया पर नज़र डालिए, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग क्या किसी और लीडर की थी? छोटे बच्चों के साथ उनकी मुलाकात करना, वो एक एक दृश्य ऐसा है जो अपने आप में ह्यूमैनिटी की एक मिसाल है। अपने दूसरे देश पर हमले हो रहे हैं, कौन ऐसा नेता है जो गज़ा को बचाने के लिए जंग कर ले या लेबनान को बचाने के लिए जंग करे? आज कोई ऐसा देश है जो दूसरे को बचाने के लिए जंग करेगा? लेकिन वो ऐसे लीडर थे जो जंग करने को तैयार हो गए गज़ा के लिए, लेबनान के लिए। हमेशा वो इस बात को कहते रहे कि हमारे
चाहे सुन्नी हो चाहे अरब देश हो, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हम सबके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। हमारे सबसे बड़ा जो गोल है वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में जब ज्यूस पर हमला हुआ तो ईरान ने उसका विरोध किया, आप उसके खिलाफ बयान दिया कि भाई हमारी इजराइल से जंग है, इजराइल की सेना से जंग है, उन लोगों से जंग है जो तेल के लिए खून बहाते हैं, जो गजा में मासूमों को मारते हैं, उनसे हमारी जंग है। लेकिन जो इजराइल के आम नागरिक हैं उनसे हमारी कोई जंग नहीं है। उसका विरोध किया ईरान ने कि आप कहीं पे भी गन लेके चले जाएं और किसी को भी मार दें, उसका विरोध किया ईरान ने। ये एग्जाम्पल था एक रिस्पॉन्सिबल देश का। और ईरान की तरफ से सबसे पहले जिन देशों ने क्रिटिसाइज किया उसमें ईरान शामिल था। तो इसीलिए अली खामनेई होना जो है वो आसान नहीं है। अब देखिए हालात ये है, जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी उसके आगे की चंद खबरें आप देखिए कि लेबनान में, गाज़ा में, सीरिया में लगातार नेतन्याहू की तरफ से हमले जारी हैं। गजा में हालात ये है कि छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, कैंप्स में हमले किए जा रहे हैं, लेबनान पे इस तरह के हमले जारी हैं। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये आई है कि नेतन्याहू टारगेट पर हैं और नेतन्याहू के खिलाफ खुद ही जो है विद्रोह वाली स्थिति है इजराइल में। और एक रिपोर्ट आई है, शायद ये एक प्रकार का ड्रामा भी हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था वो पब्लिसिटी स्टंट था, तो हो सकता है नेतन्याहू पे भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ हमला हो जाए। ये भी उसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। खैर फिलहाल नज़र रहेगी नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर क्या कहते हैं, तुर्की में क्या डील होती है, और साथ ही क्या कोई बड़ी डिफेंस डील होने वाली है तुर्की और ट्रंप के बीच में, और साथ ही यूक्रेन वॉर को लेकर जेलेंस्की से मुलाकात में क्या होता है, इसकी भी नज़र रहेगी। वो रूस में ऑयल के ठिकाने जो जल रहे हैं उसका नतीजा पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।